नमस्कार मित्रों, भाई सी लर्निंग स्टूडियो से मेरा संघर्ष मेरी सफलता इस एपिसोड की अगली कड़ी को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। और आज मैं जिस शख्सियत को आपसे रूबरू करा रहा हूं वे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बाड़मेर में मेडिकल ऑफिसर है और उन्होंने शिक्षा में जो एक मील का पत्थर बनकर के जो एक काम किया है, जो एक मोटिवेशनल अप्रोच हमारे सामने रखी है, उस शख्सियत को आपसे रूबरू करा रहा हूं। डॉक्टर भरत जी सारण मेरे साथ हैं। सारण साहब, आपका स्वागत। प्रणाम आपको और तमाम सुनने वाले श्रोताओं को। पुनः कोई महान नहीं होता जब तक कि आशीर्वाद माता पिता और गुरुजनों का नहीं होता। की बदौलत सब कुछ है। जो कुछ भी पाया है, कोशिश रहती है कि हम रहते समय इस धरा का, इस राष्ट्र का, इस जन्मभूमि का कर्ज पा पाएं। डॉक्टर साहब, आपका जन्म कहाँ हुआ और जन्म के बाद आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ पर हुई और उस समय की परिस्थितियां क्या थी? बाड़मेर से 25 से 27 किलोमीटर दूर गांव सीतरकापार है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और प्राइमरी स्कूल मैंने कौखेड़ा, जो 1.5 किलोमीटर घर से दूर है। उस समय घर में लाइट पानी और सुविधाएं कम थी। विद्यालय में गुरुजी दो हुआ करते थे, स्वर्गीय श्री गंगाराम जी और प्रेम सिंह जी परिवार। जो कुछ भी मैं आज हूँ, मेरा बेसिक उन्होंने तैयार किया। उन्होंने सिखाया बोलना, बैठना और बात करना। सिखाया कि डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बने या न बने, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर बनना। और उन्होंने सेवा करना, काम करना, खेलना, हर काम को उन्होंने बेहतर तरीके से सिखाया, जिसकी परिणति है कि आज हम कुछ कर पा रहे हैं। हमारे दर्शक जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि उस समय प्राइमरी स्कूल में भी एजुकेशन के साथ कॉकुलर एक्टिविटीज सारी की सारी हुआ करती थी। डॉक्टर साहब, मिडिल स्कूल तक कैसे पहुंचे? ये सफर कहां तक रहा? प्राइमरी स्कूल कौखेड़ा करने के बाद मेरे ग्राम में मिडिल स्कूल था सीतरकापार। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ, कक्षा 6 से 8वीं तक मेरी एजुकेशन वहाँ हुई। सभी विषयों के विषय अध्यापक थे, ये अच्छी बात थी। और वो पढ़ाने के साथ साथ वहाँ हमें सिखाते थे। एक साक्षरता अभियान चल रहा था उस समय, प्लस पोलियो आया, स्काउट की एक्टिविटी थी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी, प्लांटेशन करना, और जो भी सरकारी योजनाएं आते थे उनके प्रति प्रभात रैलियां निकालना, और वो तमाम चीजें। ये जो चीजें आप बता रहे हो ना डॉक्टर साहब, यहाँ उस समय आप स्वयं आगे बढ़कर के भाग लेते थे या आपको मोटिवेट करते थे? हाँ, दोनों था सर। एक तो घर के माहौल से हमने सीखा, दादा दादी इस काम को करते थे, पशुपालन है, लोगों की सेवा करना। और दूसरा, जब हमारे गुरुजी थे वो हमेशा कहते थे कि पढ़ाई केवल एक टायर की तरह है, और गाड़ी के 4 टायरों में 3 टायर और भी हैं, जिसमें सेवा है, आपका राष्ट्र के प्रति और परिवार के प्रति जिम्मेदारियां हैं। जब चारों अच्छे तरह से निभाओगे तो ही गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी। और वो वास्तव में आज समझ में आ रहा है उनका कहा हुआ। 8वीं पास के बाद आप जब हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर बढ़े सर, तो वहां गाइड करने वाला आपको कौन था? आपने क्या कोई, जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी अध्यापक थे, तो उन्होंने आपको साइंस की ओर मोड़ा या ये डायरेक्शन कैसे हुआ? सर, मैंने 9th हुडों की ढाणी से की। वहाँ विषय अध्यापक कम होने से फिर मैं 10वीं के लिए कवास आ गया। अच्छा। वहाँ वही गुरुजी थे, सौभाग्य से श्री राव सिंह जी और स्वरूप सिंह जी, जिन्होंने कभी मेरे पिताजी को भी पढ़ाया। और हमें सौभाग्य है कि हम 2 पीढ़ी वहाँ से पढ़े जी। और वो एक ही कहा करते थे कि सब्जेक्ट साइंस लेना ताकि डॉक्टर बन पाए। अच्छा। और डॉक्टर इसलिए है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय, वो सुविधाएं नहीं थी। मार्गदर्शन के नाम पे मोटिवेशन प्रार्थना सभा में हुआ करता था, और जो भी चीजें हम पूछते थे वो गुरुजी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, आत्मीयता थी। और दूसरा काम ये था कि सर, हम किसी काम के लिए ना नहीं करते थे, और टीचर्स के साथ हमेशा अपनापन रहा। उन्होंने अपने बेटे की तरह, एक स्टूडेंट की तरह, एक नागरिक की तरह हमें मार्गदर्शित किया। ये था कि हम लोग जैसा वो कहते वैसा कर लेते थे। जी जी जी। एक पारिवारिक माहौल में जब आप आगे बढ़े और सीनियर हायर सेकेंडरी करने के बाद फिर आपको लगा कि अब मुझे डॉक्टरी की ओर जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं स्टेशन रोड बाड़मेर आके सर पढ़ने लगा। वहां से मेरे लाइफ के 2 टर्निंग पॉइंट थे। एक तो ये था कि बहुत बड़ा स्कूल, बहुत सारी स्टूडेंट्स, जहां आप वहाँ आते थे, सेकंड बार मुझे अभी भी याद है। और जब आप राष्ट्रीय पर्वों पर बोलते थे तो सीखते थे ऐसा बोलना है। और साइंस के टीचर्स पढ़ाते थे, उसमें ट्यूशन का बहुत बड़ा बोलबाला था। मेरी परिवार में पापा टीचर जरूर थे, बड़ा परिवार होने के कारण इतने पैसे नहीं थे कि ट्यूशन पढ़ पाए। यहाँ से मैंने ट्यूशन की परिभाषा समझी थी सर, कि जब कोई चीज आपको नहीं आए तो आप उसका पैसा दे करके सीखो। और मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कर रही, कुछ चीजें नहीं आ रही थी। 10-15 दिन गया। आपका ग्रामीण माहौल सर, और सीधा आपको विज्ञान में डाल दिया, तो वहाँ डिफिकल्टीज महसूस हुई क्या? हाँ बिल्कुल, एक चीज की हुई थी सर, वो ये थी कि एक तो समझ में नहीं आ रहा था।
दूसरा ये था कि मैं अकेला ऐसा था तो ट्यूशन नहीं करता था, तो कैसे फेस करूं। तीसरा यह मकान नहीं थे रहने के लिए। अच्छा। बड़ी पूछते थे भी कौन है, कौन जानता है। शास्त्री नगर में मुश्किल से मकान मिला, और फिर खर्चे पानी चलाने के लिए इतनी सुविधाएं नहीं थी। पढ़ना संघर्ष था, लेकिन कंपटीशन के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। बिल्कुल, न बुक्स मिलती थी, न कोई समझाने वाला था। जो लोग हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, देखिए आज के तारीख में तो हजारों इंस्टीट्यूशंस हैं, गाइड्स हैं, पत्राचार है, दुनिया भर की गाइडेंस है, लेकिन उस समय किसी तरह का कोई गाइडेंस नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी परिस्थितियां देखिए, लाइट नहीं, पानी नहीं, मकान की सुविधाएं नहीं, फिर भी डॉक्टर सहारण किस तरह से आगे बढ़े और आपका किस तरह से एमबीबीएस के लिए सिलेक्शन हुआ? मैं 5 लाइनों में मेरी बात को समाप्त करूंगा। 12वीं करने के बाद पता चलता है कि कोटा कोचिंग के लिए जाना है। घर में पैसे बड़ी मुश्किल से इकट्ठे हुए, 2 के ब्याज से उधार इकट्ठे करके कोटा पहुंच जाते हैं। वहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनर ने मेरा फीस भी कम किया था। फिर पढ़ने शुरू होते हैं। फीस कम क्यों किया? हाँ, आपकी इंटेलिजेंसी को देख करके या और कोई कारण था? नहीं, मेरी सर रिक्वेस्ट थी। मैंने कहा सर मैं बाड़मेर से आया हूँ, मेरा वो बोरिया बिस्तर एक समेटा हुआ। जब उन्होंने परिस्थिति देखी कि वास्तव में ये नीडी है, तो ज्यादा बहुत हेल्प थी वो मेरे लिए। 10 मित्रों, यहाँ परिस्थितियां अभी भी विपरीत है, और ऐसी विपरीत परिस्थिति में डॉक्टर सहारण किस तरह से एमबीबीएस में आगे बढ़े? उधार के पैसे और फिर मकान किराया, फिर मैस के पैसे ज्यादा लगते थे तो खाना खुद बनाता था। अच्छा। और जो हमारे दोस्त थे साथ में, उनके टिफिन को शेयर कर लेते थे सब्जी के। संडे के दिन जब उनकी छुट्टी रहती थी तो हम मिलके खाना खा लेते थे। एक सर बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। मैं मेरी पहली क्लास को तो अच्छे से अटेंड कर पाता था, बाकी टाइम ये आता था अगले महीने पैसे कहाँ से आएंगे। ये मेरी अबोध बालक की, जिसको कोई गाइड नहीं कर पाता। बहुत ही चिंतन का मुद्दा है कि अगले महीने का खर्च कैसे चलेगा, तो खर्च को कैसे मैनेज किया डॉक्टर सहारण ने? हाँ बिल्कुल। फिर एक तो खाना खुद बनाते थे, और दूसरा अच्छे दोस्त बना लिए जिनके पास पैसे थे, तो वो नाश्ता करवा देते थे। दूसरा बुक्स हमें हमारे सीनियर से मिल जाती थी, टीचर के पास चले जाते थे। सर मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक क्लिक होता था बार बार कि पैसे नहीं है हमारे पास में, तो वही चीज आगे। आप हमारे दर्शकों को यहाँ क्या कहना चाहेंगे कि पैसे नहीं बड़ी नहीं होने का मतलब ये है कि घर से 3,000 रुपए आते थे, उसमें 2,000 मकान का किराया देना होता है, और उसके बाद में पैसे बचते हैं। तो उसको ये समझ, मेरे दिमाग में आता था बड़ी मुश्किल से पैसा आ रहा है, मम्मी पापा की गाड़ी कमाई है, और उनको हमें अपव्यय नहीं करना, जहाँ जरूरत है वहां खर्च करिए। हालांकि वो अरेंज करके देते थे, आपको भी दे रहे हैं, तो प्लीज हक हलाल की कमाई को संयमित रूप से खर्च करिएगा, और एहसास करिए कि आपका इसका हिसाब देना होगा। डॉक्टर सहारण साहब ये कहना चाह रहे हैं कि माँ बाप किस तरह से पैसा इकट्ठा करके आपको भेजते हैं, आप उसका सदुपयोग कितना कर रहे हो, ये क्वेश्चन मार्क है। डॉक्टर साहब आगे बढ़ें। बिल्कुल सर। कोटा से लौट आते हैं, और मेरा दोस्त पहले साल सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे साल वेटिंग रहा, तीसरे साल फिर वेटिंग रहा। तो 2000 वहां डिप्रेशन नहीं रहा सर? डिप्रेशन क्या महसूस किया आपने? नहीं सर, मेरे लाइफ में इस खिलाड़ी रहा हूं और हारना सीखा है, और एक जी हार से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पता था कि नंबर कम आ रहे हैं, और 370 सीटें हैं सरकारी कॉलेज की, और इसमें इतनी ही मिलेगी। और दूसरे हमारे सीनियर जो बाड़मेर से गए थे, डॉक्टर हरदान जी थे मेरे, जब भी कुछ मोबाइल नहीं हुए थे, वो हमेशा कहते थे भरत कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर। और पापा घर से कहते थे कि मुझे उम्मीद है कि तू एक दिन पूरा करेगा। इस बात से कोई मतलब नहीं कि लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा रोग है, इस रोग को छोड़। ये हमारे मित्रों को आप वापस रिपीट करें। मैं वापस कह रहा हूँ कि अच्छे मित्र हो तो आपको सकारात्मक रखेंगे, और लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा रोग। yes. मैं सेटिस्फाई लोगों को नहीं करना है। मैं जानता था मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा परिवार जानता था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। जिस दिन सफलता मिलनी है उस दिन मिलेगी, और हमारी जिस दिन मेहनत पूरी हो जाएगी उस दिन हमें कोई नहीं रोक पाएगा। एमबीबीएस हुआ सर, और आपका फर्स्ट पोस्टिंग, उसके बाद एजुकेशन की ओर आप जो टर्न अप हुए, ये क्या है? सर 20 की घटनाएं हैं। मैंने 2005 में आयुर्वेद ज्वाइन कर लिया, एमबीबीएस नहीं मिला, तो मैं वहाँ ट्यूशन पढ़ाया करता था, काफी अच्छा पैसा मिलता था पढ़ाने का। अच्छा। फिर 2010 में मेरा मेडिकल कॉलेज कोटा में सिलेक्शन हो गया। एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद में बाड़मेर लौट के आए। तब तक फ्री दवाइयाँ और ये नहीं चलती थी। हमारी इच्छा ये थी कि हम बाड़मेर में एक ऐसा बाड़मेर मेडिको मीट की सभी डॉक्टर इकट्ठे हुए कि एक ऐसा पॉइंट बनाया जाए, गांव के गरीब लोग आए। अच्छा। तो वहाँ डॉक्टर उनको फ्री देख पाए और दवाई जो एमआर देते हैं दे पाए। हालांकि उसमें हम सफल नहीं हो पाए, लेकिन उस मीट की नाइट को एक सीजन में डॉक्टर ओपी डूडी, डॉक्टर सिन्हा जी, डॉक्टर हरदान जी एक जगह डिस्कस कर रहे थे कि चलो अपनी पहचान तो होगी, लेकिन हम जिस उद्देश्य को चाह रहे थे वैसा कुछ बनेगा नहीं। जी। वहीं से हम नाइट को एक डिस्कस करते हैं कि क्यों ना हम 100 ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टर्स को तैयार करें जो आए बाड़मेर और यहाँ के गरीब लोगों की हेल्प करें।
बात आगे बढ़ी कि 100 लेंगे तो सेलेक्ट नहीं होंगे। फिर विभिन्न समाजों के हॉस्टलों में हमने विजिट करना शुरू किया, जहां हमें किसी ने परमिशन नहीं दी पढ़ाने की, यही कहते हुए कि ऐसे कोई डॉक्टर बनते हैं क्या। वक्त निकल गया, 2012 आया और फिर 50 विलेजेस की परिकल्पना को हकीकत के धरातल पे उतारा। यहाँ मैं आपको रोक रहा हूँ डॉक्टर साहब, 30 विलेजर्स का जो एक इंडिया लेवल पर जो एक नेटवर्क था, सुपर 30, क्या वो विजन आपने देखा था? देखा, सुना था जी कि आनंद कुमार बिहार के गरीब परिवार के बच्चों के लिए कर सकते हैं आईआईटी सेक्टर में। तो वो एक मोटिवेशन था क्या आपके लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं होता है। हम किसी को देख के सीखते हैं और देख के सीखना चाहिए, अच्छी बातें सीखनी ही चाहिए, इसीलिए तो हम उसको मोटिवेशन कहते हैं। लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि सर मोटिवेशन का मतलब है टायर पंचर का पता हो जाना कि पंचर है, उसके बाद में यदि आपने उसको कन्वर्ट नहीं किया, उस पर कारी नहीं लगाई, तो फिर वो पंचर हवा निकल जाएगी। तो हम मोटिवेशन हुए, हमारा मोटिवेशन हुआ और हम कन्वर्ट हो गए। और अभी आपने कहा कि लोगों ने कहा कि ऐसे कोई डॉक्टर थोड़ी बनते हैं, इसे आपने चैलेंज के रूप में लिया, हम फिर ये कारवां आगे कैसे बढ़ा? बिल्कुल सर, बड़ी समस्या आई। हमारा 1 साल निकल गया। अच्छा। कोई एक्सेप्ट नहीं करा कि अध्यक्ष को पूछो, सचिव को पूछो, मीटिंग में तय करेंगे, ये करेंगे। कोई पढ़ाने की परमिशन नहीं दे रहा। हम फ्री पढ़ाना चाह रहे थे। अभी भी कहता हूं मैं, तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके पास बच्चे हैं कि अभी हमें दो, हम फ्री पढ़ाएंगे और पढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी तक आज 10 साल बाद भी परमिशन नहीं मिलती। तो उस समय तो क्या कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, कोई जानता नहीं था। 48 किलो बाहर है और 3-4 हम डॉक्टर घूम रहे हैं। तो 50 विलेजर की संस्था में सर हमने वो चारों चीजें की। एक तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाएंगे, बिल्कुल, और किसी जाति धर्म से मतलब नहीं रखेंगे। संस्था का कोई स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई अध्यक्ष सचिव नहीं होगा, और इन चीजों से हम दूर रहे। और मंच और माड़ाएं तक हटाइए, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और 4 टीमें बनाई, जिसमें आप गुरुजन लोग हैं मार्गदर्शन के लिए, मोटिवेशन के लिए ऑफिसर्स और बिजनेसमैन हैं, भामाशा है जिनकी गाड़ी कमाई से संस्था चल रही है, और बाकी स्टूडेंट वो टीचर्स है जिनकी बदौलत हम इस संस्था को रन कर रहे हैं। जिन लोगों ने पहली बार आप पे भरोसा किया सर, और आपने जो पहला सिलेक्शन करके और जो 50 बच्चों को लिया, उस समय आप क्या सोच रहे थे? कितने चैलेंज थे आपके सामने? सर एक जोश था, जुनून था। मैं जियाराम जी बाना सर, हेमराज जी खत्री सर, मेरे पिताजी जद्दाराम जी, और साथ में डॉक्टर ओपी डोडी, हरदान जी, स्नेहा जी, और इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे पागलपन को उन्होंने स्वीकार किया। देखिए मित्रों, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि ये पागलपन ही जुनून है, ये पागलपन जिद है। और जब तक जिद और जुनून आप में कायम नहीं रहेगा, आप डॉक्टर भरत साहन की तरह आगे नहीं बढ़ सकते। डॉक्टर साहब आगे बताएं। बिल्कुल सर, जगह जहाँ जाते थे हमें स्कूलों में एंट्री नहीं देते थे। कई लोग कहते थे यार दुकान लेके आए हो, कोचिंग है, ये है, वो है, धक्के दिए गए, गालियां दी गई, शब्द कहे गए, सब सुना। अच्छा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि जियाराम जी बाना सर जो इनके अनुभवी हमेशा कहते थे कि आपको ये चीजें सुननी पड़ेगी, क्योंकि आप जिस रास्ते पे चले हो वहां पर आपको कोई शाबाशी नहीं देगा। हर व्यक्ति नुक्ताचीनी करेगा, आप कैंकड़ों की तरह व्यवहार करेगा, आपको ये शब्द कहेंगे, उसके लिए आपको तैयार रहना। तो उन्होंने हमें तैयार किया। दूसरा, इमराजी सर कहते थे कि जुनून इस लेवल का रखो कि आपकी निगाहें हमेशा मंजिल पे रहे, और निगाहें मंजिल पर रहे और पैर धरती पे रहे। आगे बढ़े। टीचर्स बहुत मोटिवेट किया सर, जितने भी स्कूल के टीचर्स। आज भी मैं कहता हूं कि यदि राष्ट्र निर्माण करना है तो गुरुजनों के चरण में चले जाए, उनका साथ हो जाए तो कोई इम्पॉसिबल नहीं है, और यही हमारे साथ हुआ। अब इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए 5-7 साल हो गए हैं, और अभी तो आपका एक नाम है, आपके सिलेक्शंस हैं। पहली बार कितने सिलेक्शन हुए और आपको कैसा लगा? हाँ सर, खुशी तो इसी साल मिली जब दिल्ली एम्स में पहला बच्चा गया। क्या बात, क्या बात थी कि राष्ट्र के सबसे सर्वोच्च इंस्टीट्यूट में बाड़मेर का किसान परिवार का बिना कोचिंग के बच्चा पहुंचे। वाकई खुशी हुई 10 साल बाद। लेकिन 2 ऐसे संकट आए आर्थिक, जिसमें मदन कौर मैम ने हमें सहयोग किया अपने परिवार से 42 लाख दिला करके। और क्या बात आज साहब महेंद्र सिंह जी ने कमान संभाली पिछले 5 साल से, और साथ में नवल सर है, डेकू जी, और बाकी सभी भामाशा हैं जिनका मैं जिक्र यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा आर्थिक संकट से दूर निकालने के लिए। मकान मालिक रावताराम जी सर बेनीवाल, जिन्होंने हमारे अकॉर्डिंग मकान बना के दिया। और वापस मैं टीचर्स पे आऊंगा, जब भी जरूरत पड़ती है वो साथ खड़े हो जाते हैं। रिजल्ट सर इस प्रकार से है, 10 साल में सर 62 बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज में हैं, उनमें से 15 एम्स में हैं, 7 बच्चे MBBS कंप्लीट करके वापस आ रहे हैं, और 42 बच्चे जो किसी कॉलेजों में नहीं जा पाए तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और 18 बच्चे BSc BEd कर रहे हैं, यानी 100% प्लेसमेंट, कोई बेरोजगार मीन्स आपने जो एक सपना देखा था कि 100 डॉक्टर हम ऐसे तैयार करें जो गांवों में पहुंचे और लोगों की सेवा करें, तो क्या आपको लगता नहीं कि वो सपना धीरे धीरे साकार होना? बिल्कुल, आपके आशीर्वाद से सर 10 साल का टारगेट रखा था 50 का, लेकिन 62 डॉक्टर हुए। अभी तक हमें 1.5 करोड़ का डोनेशन मिला है, और हमने 62, यानी एक बच्चा 1 करोड़ का मानते हैं, तो 62 करोड़ वापिस
उन लोगों को दिया है जिन्होंने हम पे विश्वास करके पैसा दिया। हालांकि अभी भी 40 लाख का संस्था पे कर्ज है, वो एक अलग बात है, लेकिन संस्था रन कर रही है, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। ये हमें गर्व होता है कि बाड़मेर जैसे धोरों से हम 23 बच्चे सर ऐसे जिसके फादर नहीं है जो डॉक्टर बने हैं। अच्छा। और 8 बच्चे ऐसे हैं जिसके मदर फादर नहीं है। तो वो बच्चे ये कह सकता हूँ जब से ह्यूमन बने हैं, मानव सभ्यता बनी है, तब से लेकर अब तक कई ऐसे परिवार जिनके घर में किसी ने एजुकेशन नहीं ली, और जो बच्चे नौकरी सरकारी स्कूलों से पढ़ के मजदूरी कर रहे थे, कहीं नहर पे काम कर रहे थे, कहीं मुनीम थे, उन लोगों ने सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है? सरकारी स्कूल से 10वीं पास होते हैं। हाँ। फिर एक एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, 20 नंबर हम बोर्ड परसेंटेज को ये सिलेक्शन आप लोग ही करते हैं सर? एक स्वतंत्र कमेटी होती है, कमेटी होती है, वो करती है। या फिर इसमें मैं सोच रहा हूँ कि इसमें बिल्कुल पारदर्शिता रहती होगी? बिल्कुल, मैं एक्सप्लेन कर दूं, और कोई भी विजिट कर सकता है सिस्टम को देखने के लिए। सबसे पहले तो कि आपको सरकारी स्कूल का होना चाहिए, स्क्रीनिंग हो गई। अच्छा। उसके बाद आपका फर्स्ट डिवीजन हो गया, यानी IQ लेवल ठीक ठाक होना चाहिए। जी बिल्कुल। फिर बोर्ड के आपके 80 नंबर है तो 16 नंबर दे देंगे 20 में से। 50 नंबर का स्क्रीनिंग होगा, उसमें से आपके नंबर आ गए तो हमने एक मेरिट बना ली। अच्छा। अब हम पहले बच्चे के घर पे पहुंचते हैं आर्थिक वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ फोटोग्राफी, फॉर्म सब कुछ होते हैं, 2 गवाह होते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए टीम आई है। अब एक बच्चा है जैसे उसके मदर फादर दोनों नहीं है, तो 30 नंबर तो पीछे रहे, उसमें से हम चाहे होते नंबर दे सकते हैं, 700 नंबर तक दे सकते हैं, 30 में से 700। तो ऐसे कितने बच्चे आपने उठाए और आज वो कामयाबी की सर? मैंने पहले जिक्र किया कि अभी तक टोटल 32 ऐसे बच्चे जिसके फादर नहीं है। अच्छा। अभी तक हमारी संस्था में आ चुके हैं। हाँ। तो अंदाजा लगाइए कि हम किस तरह से चेक करते हैं, और जो भी बच्चा, उस बच्चे की, हर बच्चे की एक कहानी है, और वो कहानी इतनी है कि आप बिना रोए उसको सुन नहीं सकते। अच्छा। लेकिन आज तक हमने कभी भी इस चीज को, हमारी मजबूती ये रही, बिल्कुल बनाई, क्योंकि हमारे अभाव हमारी ताकत है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, तो उनके अभावों को उन्होंने ताकत बनाया। जरूरी होता है कि जो आपके आज अभाव है, किसी का आर्थिक अभाव है, किसी पारिवारिक है, किसी के सामाजिक है, उसको अपनी ताकत बनाओ, उसको अपनी कमजोरी मत बनाओ। यहाँ मैं आपको रोक करके, हमारे जो सारे दर्शक हैं सर, और वो बेरोजगार हैं, बिल्कुल, वो नौकरी की तलाश में है, कई इंटरव्यू दे चुके हैं, कई परीक्षाएं दे चुके हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले सर परीक्षा शब्द को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हाँ। परीक्षा शब्द है जो 3 अक्षर से मिला है, और जब किसी की होती है 3 लोगों का नाथ भी आए तो एक बार उसके पैर डगमगाए, तो डरने की जरूरत नहीं है। डर है आपको, इसका मतलब आप उसके प्रति सीरियस हैं। जी। दूसरी बात, एक परीक्षा सिर्फ आपके समय विशेष के नॉलेज को चेक करती है। 10वीं की परीक्षा 10वीं में आपने कितनी मेहनत की उसका आकलन, न कि जिंदगी का। 12वीं की परीक्षा 12वीं का है, रीट, नीट, RS वो आपके सिर्फ एक व्यक्ति विशेष या समय विशेष का टेस्ट है, न कि सबका। लाइफ कुछ और है, आपके अंदर टैलेंट क्या उसको पहचानो। गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सर्विस सेक्टर है, जैसे आज कंप्यूटर युग है, टाइप के लिए जो हिंदी टाइप, इंग्लिश टाइप के हैं वो लोग नहीं है। आपको सर्विस सेक्टर कहीं पर देखिए सर, लोग नहीं है, और बहुत अच्छा पैसा मिलता है। जो आप एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की तरफ जाइए, आने वाला युग उसका है। आप कोई भी काम करिए 100% डेडिकेट होके करिए। बाड़मेर में ऐसे बहुत सारे काम है, मैं एग्जाम्पल दूंगा, जिसका जैसे दल्लू जी की कचौरी हो, चाहे रेखा जी की चाय हो, चाहे किसी ने कोचिंग इंस्टीट्यूट किया हो, किसी ने हैंड प्रिंट का काम शुरू किया हो, उन्होंने 0 से शुरू करके अपने मुकाम तक पहुंचे, बहुत तक आगे निकल गए। हाँ, तो वो भी एजुकेशन है सर। पढ़ लिख करके नौकरी करना जरूरी नहीं है। मैं सर शिक्षा का मीनिंग 4 चीजों में बताना चाहूंगा। जो हम पढ़ाई करते हैं वो ज्ञान है, ज्ञान से हमें सृजनशीलता आती है। जैसे मैं डॉक्टर हूं, आप टीचर रहे हैं, सृजनशीलता से पैसा आएगा, पैसे से अपना व्यक्तित्व निर्माण होगा, यानी हम घर बनाएंगे, कपड़े खरीदेंगे, अच्छा रहेंगे, और व्यक्तित्व निर्माण के बाद ही हम सेवा कर पाएंगे, चाहे वो परिवार की हो, चाहे समाज की हो, चाहे राष्ट्र की हो। जब ये चीजें कंप्लीट होती है तब जाके आप शिक्षित कहलाते हो। तो शिक्षा का मीनिंग ये है, न कि आपकी मार्कशीट है, न कि वो। तो जीवन कुछ और है। जीवन केवल एक जगह आके रुकता नहीं है, एक रुकता है तो कई राहें खुलती है, बस अर्थ है कि हम उस पर टिके रहें, डटे रहें, कॉन्फिडेंस कम नहीं करें। प्रैक्टिकली बातें अलग होती है, भाषण देना अलग है, लेकिन हर व्यक्ति की अलग अलग सर चैलेंजेस होते हैं, और वो अपनी राहें ढूंढ ही लेता है, और आज तक ढूंढी भी है। और जब कुछ नहीं समझ में आए तो मम्मी पापा के या टीचर्स के शरण में जाना चाहिए, जिनको हम गुरु कहते हैं। राहें जरूर मिलती। आपने इतना बड़ा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है एजुकेशन के क्षेत्र में सर, अब तो सब लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे जो भामाशाह हैं वो भी आपके साथ हैं। तो ये विदेशों में जाकर के एजुकेशन लेने का जो चल रहा है, लोग बाहर जाते हैं, वहां मेडिकल करते हैं, तो ऐसे और कौन कौन से रास्ते आपकी नजर में हैं कि जो इस देश में रह करके भी बेरोजगारों के लिए आगे बढ़ा सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, और मैं खुद 2-4 साल पहले कुछ ऐसे टॉपिकों से अनभिज्ञ था
पहले तो समझ ले कि हम 12वीं तक एजुकेशन सभी करते हैं, उसके बाद में जैसे 6ठी से 12वीं तक नवोदय होता है, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लगभग 400 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। अच्छा। जहां पर अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कोर्सेज के लिए है। नई एजुकेशन नीति के अनुसार फॉरेन लैंग्वेज है, कहीं पुलिस यूनिवर्सिटी है, कहीं लैंग्वेज की है, कहीं इंफ्रा टेक्नोलॉजी की है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। और जो भी श्रोता मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरा FB पेज डॉक्टर भरत सारण के नाम से, मैं वहाँ अपडेट करते रहता हूँ, टाइम कम है तो वो सुन सकते हैं। दूसरा मेरे नाम से बहुत सारे वीडियोज पड़े हैं, वो आप सुन ले तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और अपना टाइम भी बच जाएगा। मैं वापस कह रहा हूँ कि आप हायर एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए लीजिए। दूसरा, बहुत सारे डिप्लोमे जाते हैं, उन डिप्लोमा का करिए। तीसरा कि फॉरेन मेडिकल के लिए क्यों जाते हैं, क्योंकि फॉरेन में एजुकेशन सस्ती है। हमारे यहाँ 1 करोड़ में प्राइवेट MBBS होती है, फॉरेन में 20 से 30 हजार होती है। यदि सरकार इसी को कम कर दे तो कोई फॉरेन नहीं जाना चाहता सर। फॉरेन जाने का कारण सिर्फ है पैसे कम लगे, पैसे कम लगे। वहां 30 लाख से डॉक्टर बनता है और हमारे देश में 1 करोड़ 1.25 करोड़ से ज्यादा पैसे लगते हैं। ये विश्लेषण हम लोग सुन रहे हैं। पोस्टें कम है, वैकेंसीज कम है और डॉक्टर बनने के लिए हर आदमी चाहता है, तो एजुकेशन तो उसका एक अधिकार है, उसे लेनी चाहिए। ऐसे में डॉक्टर भरत सारण ये कह रहे हैं कि केवल MBBS के अलावा और भी दूसरे बहुत सारे रास्ते हैं जहां जाकर के आप अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं अभी एक और बताऊं कि आप और हमारे बीच में एक जनरेशन गैप है। राष्ट्र को वास्तव में न तो अच्छे डॉक्टर चाहिए, न अच्छे IAS चाहिए, न इंजीनियर चाहिए। ये एक सेंटेंस नहीं है, वास्तव में चाहिए। और इनको बनाने वाले कौन है? टीचर है। आज बड़ी विडंबना है कि हमारे राष्ट्र को अच्छे टीचर नहीं है। जैसे मैं बाड़मेर की बात करूं, कौन ऐसा ब्रांड है जो फिजिक्स का ब्रांड बना जाता है? 1-2 नाम नहीं आते। हिंदी के 1-9 भी ब्रांड नहीं है। सब्जेक्ट टीचर के नाम आते तो हमारे पास नाम नहीं है। क्यों ना यूथ अपने एक सब्जेक्ट को पकड़ ले और उसकी मास्टरी कर ले, और कोई पैसे की कमी नहीं रहेगी, कोई इज्जत की कमी नहीं रहेगी, कोई रोजगार की कमी नहीं रहेगी। तो क्यों वेट कर रहे हो? जिनको टीचर बनना है तो आफ्टर 12th आप अपना पढ़ाना शुरू करो, साथ में अपने कंपटीशन की तैयारी करो। आपका अर्न भी होगा और आपका नॉलेज भी होगा। जैसे आपका होगा तो प्लेसमेंट के लिए हजारों लोग तैयार बैठे हैं। बहुत ही एक असेंस जो निकाल करके बात रखनी चाहिए कि 12वीं क्लास के बाद में आप ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, ये सारी बातें अलग है, दृष्टिकोण अलग है। डॉक्टर भरत सारण जी ये कहना चाह रहे हैं कि 12वीं क्लास से ही अगर आप अपना कोई ऐसा रास्ता चुन लें, और पढ़ाना जो है ये तो सबसे बेहतर, एक सबसे बेहतरीन जॉब जिसको मैं कह सकता हूं, यहां उनका ये कहना है। आज मैं कई स्टूडेंट्स को देखता हूं, उन्हें न तो पूरी हिंदी आ रही है, न पूरी राजस्थानी आ रही है, न पूरी अंग्रेजी आ रही है। तो आपने जो अभी कहा है ना कि फिजिक्स में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर हमें चाहिए, हिंदी में वो टीचर चाहिए, तो क्यों नहीं हम किसी एक सब्जेक्ट में परफेक्ट व्यक्ति बने? और उसके बाद में तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है, खूब सारे रास्ते आपके सामने पड़े हैं। ऐसी कोई बात जो आप और हमारे ऑडियंस में शेयर करना चाहें? मैं युवाओं लोगों से 3-4 बातें शेयर करना चाहूँ जो मैं देखता हूँ और फेस करता हूँ। एक तो नकल सी बहुत है, उसने ऐसा कर लिया हम वैसा कर ले। हम हमारे टैलेंट को नहीं पहचानते। अब आपकी आवाज क्या है, 3D पिक्चर कहती है, वैसा करिए प्लीज। दूसरा, मोबाइल ने हमारे यूथ को कंप्लीटली खत्म कर दिया है, उनकी थिंक टैंक को खत्म कर दिया, तथ्यों को खत्म कर दिया। तो रिक्वेस्ट है कि मोबाइल रखिए, लेकिन शाम को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक डाटा बंद कर दीजिए। और यदि मेरी आवाज को कोई पेरेंट सुन रहा है तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप अपने बच्चों से मोबाइल शाम को 8 बजे लेकर के जमा करवा दें, सुबह 8 बजे दें। क्योंकि जितने भी साइड इफेक्ट बच्चों में हो रहे हैं, युवाओं में हो रहे हैं, वो 8 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले होते हैं, तो अपना बच जाएंगे। एक दूसरी बात, एकांत नहीं दें। अपने बच्चे जैसे एकांत ढूंढने लगे, आपसे नजरें चुराने लगे, उनके कंधे झुकने लगे, तो समझ लेना वो बालक भटक रहे हैं। टीचर्स, समाज के व्यक्ति और अभिभावक उस बात को सीरियस लें। जिस समय बच्चे का व्यवहार अचानक चेंज हो रहा है, क्योंकि वो उस समय ना समझ होते हैं जी। उनकी उम्र ऐसी होती है, लेकिन हम ये कह देते हैं हमारे क्या लेना, उसका है। लेकिन ध्यान रखिए कि जब आग उस कॉर्नर में लगेगी, इस कॉर्नर में आएगी, तो बहुत विवश रूप ले लेगी। तो हमें ये बहुत जरूरी काम करना, एक तो मोबाइल वाला, दूसरा युवाओं के साथ खड़ा होना, और तीसरा राष्ट्र के प्रति यदि आप कुछ करना चाहते हो तो किताबों से दोस्ती करिए। आपके हाथ में मोबाइल नहीं, किताब होनी चाहिए। बर्थडे पे, किसी के ऐसे फंक्शन पे किताब मांगिए, किताब गिफ्ट करिए। 1-2 साल यदि किताब आपके हाथ में रहेगी, आपके पास रहेगी, तो कुछ तो सिखाएगी। ये चीजें 3 बहुत जरूरी युवाओं के लिए, किताब से दोस्ती, मोबाइल का संयमित उपयोग, और टीचर्स और मम्मी पापा के सौजन्य में रहना। ये 3 चीजें हो जाती है तो कोई बात आपको तकलीफ नहीं देगी, आपकी खुशियां आपके चेहरे पे लौट आएगी। आजकल मायूस चेहरे हैं सर, जब हम देखते हैं तो लगता है पता नहीं इनको क्या हो गया है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत कम है। बिल्कुल इसके पीछे जो है ना साहब, ये सारा जो दर्द है, ये जो खा रहा है हंसी को, ये मोबाइल है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शाम को 8 बजे मोबाइल ले लो और सुबह 8 बजे तो बच्चे तो भाग जाएंगे घर से। डॉक्टर साहब, बच्चे
मोबाइल के इतने आदी हो चुके हैं कि अब उनको वहां से निकालना यानी उनके प्राण लेने के बराबर हो गया है। मैं घर में देखता हूँ, बिल्कुल सर, छोटे बच्चों को देखता हूँ। एज ए डॉक्टर यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आपका डॉक्टर क्या कह रहा है? एज ए काउंसलर वो लोग आते हैं मेरे पास डेली 5 से 10 लोग आते हैं। मेरा 3 बजे से 4 बजे का टाइम फिक्स है, पर डे मैं देता हूँ। और ऐसे अभिभावक, ऐसे स्टूडेंट जो मोबाइल से परेशान है या पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है या कुछ और आदतों से हैं, तो मेरे से मिल सकते हैं। मेरे नंबर तो थोड़ा संक्षिप्त में आप ये कहें कि आप ये किस तरह से माँ बाप को, और जैसे माँ बाप के लिए भी आपने कहा कि वो वॉच रखे, लेकिन बात ये है कि माँ बाप बेचारे धंधे पे जाएंगे, बेटे तो पीछे बैठे ही है, नहीं और सर, उसके बाद बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा, तो आप ये थोड़ा मार्गदर्शन करें। आप बिल्कुल ऐसे इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल के अंदर ऐसे ऑप्शन हैं जो बच्चों को पता नहीं होते, लेकिन हमें पता है। अच्छा। पेरेंट्स यदि आ जाए तो ये 1-to-1 केस होता है, हर केस की अलग अलग हिस्ट्री है, अलग अलग कहानी, इसलिए हम कॉमन बात नहीं कह सकते। कॉमन इतना है कि बच्चों का नेट है वो 12 बजे से 12 बजे, एक बीमारी बड़ी है, 2 GB मिल रहा है, यूज करना जरूरी है। अरे कहाँ जरूरी है करना? क्या आपको थाली में खाना डाल दिया, आपको नहीं खाना जरूरी थोड़ी है? तो ये पता नहीं कैसी मेंटेलिटी है। बिल्कुल, ये आप बहुत अच्छी बात कह रहे हो कि इतना जीबी मिल रहा है तो इतना जीबी अपना है, इसलिए इसको खत्म करो, कैसे भी करो, तो ये ज्यादा ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल सर। और क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी पेरेंट्स ये सोचते हैं, बाड़मेर के हैं, और उनको लगता है कि वास्तव में बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हम बात करके बैठेंगे, बच्चों के साथ जिस तरह से बात करेंगे तो चीज़ों से अभी दूरी बना सकते हैं। एडिक्शन हो उससे पहले हम डी एडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक एडिक्ट होने के बाद बड़े चैलेंजेस आ जाते हैं सर, जैसे आंखों का सूखना, चिड़चिड़ापन होना, नींद नहीं आना, इरिटेशन होना, फिर डिप्रेशन आ जाना, या बाइपोलर डिसऑर्डर होना, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होना, ऐसे बहुत सारे साइकेट्रिक चैलेंजेस आने वाले टाइम में भारत में बढ़ जाएंगे। इसका कारण सिर्फ डाटा है। दूसरा, मैंने एक नोट किया है कि मोबाइल ज्यादातर मम्मियों का यूज करते बच्चे, पापा का नहीं करते। तो मम्मियाँ सॉफ्ट कॉर्नर होती है, उनको वो लोग रिझा लेते हैं, इमोशनल कर लेते हैं। और ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं कि साइट है देखने के लिए चुपके से यूज करते हैं, तो उसकी आंखों का खराब हो रहा है। इसी वो आदतें भी खराब सीख रहे हैं। चोरी सर केवल पैसों की चोरी नहीं होती है, आदतों की चोरी भी होती है, टाइम की भी चोरी होती है, काम से प्रति चोरी होती है। और जब भी आप, हमारे सर बोलते थे कि सर से चोरी, स से शराब, स से शतरंज, जैसे करोगे स से चपाचट हो जाओगे। तो चपाचट होने से बचना है तो वापस मैं कहूंगा टीचर्स और पेरेंट्स को भगवान मानना होगा और उन पे विश्वास करना होगा। एक उम्र के बाद उनको दोस्त भी मानना होगा, उनके साथ अपनी बातें शेयर भी करनी होगी, न कि दिखावे की दुनिया में कि लोग क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर में सर 2 सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। एक तो हमारे जो जितने भी दर्शक हैं जो बाईसी लर्निंग से जुड़े हुए हैं, दूसरे जो लोग हमें देख रहे हैं, किसी भी माध्यम से देख रहे हैं, और उनके दिमाग में ये है कि हमें जॉब लग जाए, किस तरह से लगे, क्या लगे, तो अब वो डिप्रेशन में है कि परीक्षा हो रही है, फिर मामला कोर्ट में चला जाएगा, फिर इट लग जाएगी, साल भर चला जाएगा, 2 साल चला जाएगा, तो इस तरह से वो एक डिप्रेशन के माहौल में है। तो आप एज ए डॉक्टर, एज ए काउंसलर, और चूंकि आप इतने बच्चों को गाइड कर रहे हैं, तो कुछ टिप्स हमारे इन दर्शकों को दीजिए जो आपको देख रहे हैं कि इस तरह से अगर आप चलेंगे तो एक दिन आपका होगा। सर इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। एक तो प्रतियोगी स्टूडेंट ही इस इंटरव्यू को ज्यादा देखेंगे, तो प्रतियोगिता का मतलब ही है कंपटीशन। बिल्कुल, एक एग्जाम हो गया, उसके बाद दूसरा एग्जाम होगा, तो आपको वापस वहीं से दौड़ लगानी पड़ेगी। आपका पहले का नॉलेज अपडेट करना होगा। दूसरा, किसी एक बात को बार बार पढ़ो, न कि इधर उधर पढ़ने के। जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है, जो आपने पढ़ी, उसी को बार बार पढ़ो। नहीं तो वो तो ये कहते हैं कि साहब हमने तो इसको 5 बार पढ़ लिया। नहीं पढ़ते तो पूरे नंबर आ जाते। ये वापस सुने। बिल्कुल कह रहा हूँ कि बुक को बार बार पढ़ो, उसकी जितनी प्रैक्टिस मेड परफेक्ट। एशियन बोल्ट जब ओलंपिक में दौड़ता है तो 4 साल बाद दौड़ने नहीं आता, 12 साल लगातार ट्रैक पे दौड़ रहा होता है, फिर दौड़ने के लिए आता है। वैसे हमें दौड़ना होगा। दूसरा, हार और जीत हमारी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। जैसे सुख दुख होते हैं, दिन रात होते हैं, सड़ाई ढलान होती है, ये किसी के हिस्से में। जैसे 17 लाख लोग दे रहे हैं, उसमें से 20,000 सेलेक्ट होंगे, बाकी सेलेक्ट नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उनका नॉलेज काम नहीं आएगी। ये आपने जो पढ़ा है ना, ये नॉलेज कहीं न कहीं आपके काम आएगा। रही बात दुख होना या डिप्रेशन होना, ये मानवीय सभ्यता है। सभ्यता क्या है, इसके मानवीय स्वभाव है कि होगा। ये डिप्रेशन नहीं हो रहा था, आप सीरियस ही नहीं थे, और डिप्रेशन निकलना भी फिर मानवीय हिम्मत है कि हम इंसान हैं, हम हिम्मत करके दोबारा खड़े हो जाएंगे। कहानियां बताई जाती है, इब्राहिम लिंकन का 7 बार फेल होकर सेलेक्ट होना, वापिस राष्ट्रपति पद तक पहुंच जाना, और असफलता से सफलता की सीढ़ियां होती है। मैं उसको उदाहरण से समझाता हूँ कि 20वीं सीढ़ी आपको 7 पे पहुंचाती है, लेकिन 19 सीढ़ियां को आप असफल कहते हो। उनको हटा के देख लो, 20वीं पे कभी पहुंचोगे ही नहीं। तो कब कौन सी सफलता कहाँ इंतजार कर रही है, वो आप अभी न देखें। अतीत हम बदल नहीं सकते, वर्तमान में हम बढ़िया करें,
एक टाइम एक काम करें, खाना खा रहे तो खाना खाइए, टीवी देख रहे तो टीवी देखिए, और गीत गा रहे तो बढ़िया गीत गाओ। एक टाइम एक काम करो, न कि दो। और फिर भविष्य हम नहीं जानते, वो तो मालिक जाने क्या देना है क्या नहीं देना है। अब रही बात सर कि बच्चे रोजगार को लेकर चिंतित रहे, निसंदेह रहेंगे, लेकिन क्या हम अपने आप के साथ जज कर रहे हैं? जैसे एक बच्चा रीट की तैयारी कर रहा है, उसके 50 नंबर आए, माफी चाहूंगा कि वो प्लीज अपने स्टेक को चेंज कर लें। 50 से 150 तक जाने में टाइम लगेगा, पढ़ते रहे साथ में, परंतु अपने रोजगार के लिए काम को करते रहे। गार्ड का काम करना है, खेती का काम करना साथ में चले, ताकि वो आर्थिक संकट नहीं आए। मैंने देखा मेरे पास ज्यादातर बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने कहा साहब मैं कहीं हम पहले टीचर थे, पढ़ा रहे थे 4 साल से रहे, अब न तो हमारे पास उधार पैसे लिए, वो कहां से चुकाएं, दूसरा वो हमारा जॉब भी चला जाए, ये डिप्रेशन में आ गए। मैं यही कह रहा था स्टार्ट में कि पढ़ाई की निरंतरता आप 6 घंटे दीजिए, लेकिन छोटा मोटा अपना काम करते रहें। उधार लेके कर्ज लेके पढ़ने के कारण, मेरे पास में तो पैसे नहीं आता थी, टेंशन होती थी, तो आप लोगों ने कर्ज लिया है तो मैं महसूस कर सकता हूं कि आपका दर्द क्या है। दूसरा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी हमारे बुद्धिजीवी हैं, लोग हैं जिनके पास पैसा है, आपको लगता है कि बच्चा होना रहा है, पढ़ सकता है, तो उन्हें बिना ब्याज के पैसे दीजिए। ये मान के चले कि मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आपने अपना एक बेटा भाई समझ के उनको पढ़ा दिया, ये मदद जरूर करें, क्योंकि जरूरतमंद अब वो है। जब वो आईएएस बन जाएगा फिर बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, लेकिन तो अभाव में उसका सहारा बनिए, ताकि ये एक्सेप्टेबिलिटी हो। और वास्तव में लोग हेल्प भी कर रहे हैं सर। वापिस मैं बता रहा हूं कि जो भी दर्शक इस बात को सुन रहे हैं, 5 स्टेप है। जैसे आपकी समस्या क्या है, समस्या का कारण क्या है, समस्या के निवारण क्या है, उन पॉइंट को लिख लें। बिल्कुल। उसके बाद में उसमें से क्या निवारण के उपाय है जो आप कर सकते हैं, और अभी आपने क्या शुरू किया। 500 स्टेप रिपीट करूंगा। जैसे अभी रीट की भर्ती कैंसिल होगी, समस्या आ गई, कारण क्या था, पेपर आउट हो गया, ये हो गया। और तीसरा कारण क्या है, अब निवारण का उपाय क्या है कि ये आप वापस तैयारी करें, सेल्फ स्टडी करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, कोचिंग ज्वाइन करें, इस हिसाब से आप लिख लें। उसमें से अभी आपके हाथ में क्या है, सेल्फ स्टडी शुरू करनी, कर लिया। उसके बाद क्या कर सकते हो, टेस्ट सीरीज। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद में आप अभी क्या कर सकते हो, किताबें उठाओ, पढ़ने बैठ जाओ। इस तरह से जीवन में जब भी समस्या आए, समस्या का कारण क्या है, समस्या के निवारण क्या हो सकते हैं, आपके उसमें से वश में क्या है, अभी आप क्या कर सकते हो, और अभी आपने क्या स्टार्ट किया, हर चीज का समाधान संभव है। बहुत ही शानदार ढंग से आपने हमारे सारे लोग जो देख रहे हैं उनको समझाया है, बात की है, और हम जो एक संघर्ष से सफलता की और जो एक मूवमेंट लेकर के चल रहे हैं, किस तरह से डॉक्टर बरसारन एक गांव से उठे, एमबीबीएस में पहुंचे, अब अपना मेडिकल का काम तो कर ही रहे हैं, लोगों की सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन उस फील्ड के साथ साथ में इन्होंने एजुकेशन के उन लोगों को जिनका कोई नहीं, ऐसे लोगों को उठाया, बच्चों को उठाया, और एम्स तक में अगर बाड़मेर के बच्चे पहुंचते हैं, इस सेवा में पहुंचते हैं, रोजगार में पहुंचते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो हमें हारना नहीं है। और डॉक्टर बरसाहन जी ने जो जितनी भी बातें आपसे कही है, मैं सोच रहा हूं कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद आप उन पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और उसके बाद फिर वहां से आगे शुरू हो जाएंगे जहां आपके कदम रुक गए थे। साहन साहब, स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सारे मित्रों को इस तरह से अपना उद्बोधन देने के लिए, समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं वापस कहूँगा, आप मेरे गुरु हैं, आपका आशीर्वाद हम तक है, और मैं बाईस ई लर्निंग और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म को आपने बनाया है, ये प्लेटफॉर्म उपयोगी साबित हो सकता है। क्योंकि जब कोई रात को कोई बंदा अकेला बैठा और इसको सुनता है और उसको हल्का सा भी रिलैक्स मिलता है दिमागी रूप से, तो हम सोचेंगे कि हमारा 1 घंटा आपके काम आया। और दूसरा, इंसान के इंसान ही काम आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब हम विशेष काम के लिए बड़े हैं। बड़े बड़े लोग चले गए जिनकी आज मज़ारें पड़ी है, जहाँ पता नहीं क्या हालत है, महल पड़े हैं जहाँ समगादड़े भी आ रही है। कोई साथ कुछ नहीं लेके आएगा। जो हमें जीवन मिला है उसको बेहतर तरीके से जिएं, पॉजिटिव रहें, अच्छे विचार रखें, क्योंकि जैसे आप विचार करते हो वैसे आप बन जाओगे। और एक अंतिम लाइन, जिसको आप जितना समय दोगे वो आपके पास उतना ही नजदीक आता जाएगा। जिसकी चाहत रखते हो उसे समय दीजिए, जिस मंजिल को देखते हो उसके ख्वाब देखिए, गुनगुनाइए, गीत गाइए, हंसिए, मुस्कुराइए, प्रकृति के पास रहिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए खुद से सवाल करिए, खुद ही से जवाब मिल जाएगा, और ईमानदारी से अपने काम पे डट जाइए। जीवन अनमोल है, जितना मिला है बहुत अच्छे से जियो। किसी की मुस्कुराहटों का कारण बनना, किसी के दुख का कारण नहीं। किसी का सहारा बनना, किसी के लिए आप उम्मीद हो, किसी के सपने हो, किसी के हकीकत हो, किसी के ख्वाब हो, तो उसे हकीकत में बदलना। रिक्वेस्ट रहेगी, हारना मत, क्योंकि आप ख्वाबों को हकीकत में बदलना। क्योंकि अब इस इंटरव्यू को समाप्त कर रहा हूं, और आप लोग मस्त रहें, प्रसन्न रहें, और बिल्कुल उसी चाल से आगे बढ़ते रहें, 2 पंक्तियों के साथ में कि संवारो जिंदगी को इतना
डॉक्टर बरसानी जी ये कहना चाह रहे हैं कि संवारो जिंदगी को इतना कि जिंदगी जन्नत बन जाए, ऐसा कुछ कर जाओ कि अफसाना हकीकत बन जाए। उस हकीकत से रूबरू होंगे, फिर एक नए इंटरव्यू के साथ आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरी लागी पढ़ाई संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने रे, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मेरे मन का मीत, दुनिया क्या जाने। बस आप समझिए कि दुनिया क्या जाने, ये दुनिया जानने का काम करे, लेकिन हम अपने काम में अग्रसर रहेंगे। सर बिल्कुल, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और फिर जय हिंद के साथ अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।